Morning class. So as we have studied about strong acid and weak acid in last class, pH के बारे में हम लोग पता कर चुके हैं और इंडिकेटर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं. There was a request from a student कि मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड समझ नहीं है, वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में समझ नहीं है, तो मैं उसको दोबारा रिपीट करके और उसके आगे से दोबारा पढ़ा रहा हूँ. ठीक है ना. तो अभी हम पहला टॉपिक दोबारा से डिस्कस करेंगे, क्या स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. बेटा मैंने आपको बताया था बात कि दो एसिड्स ले लेते हैं. एक स्ट्रॉन्ग एसिड को लेता हूँ HCl को, और वीक एसिड को लेता हूँ CH3COOH. ठीक है ना. ये दो अलग अलग एसिड्स हैं. ठीक है ना. इसका मैंने कंसंट्रेशन ले ली. अब जैसे कंसंट्रेशन मानो आपने 1 मोलर ली है. ठीक है ना. ये कंसंट्रेशन को डिफाइन करने की तरीका है 1 मोलर, या फिर मास परसेंट से आप देख लो कि मैंने मास बाय वॉल्यूम परसेंट कितना लिया है, 1 लिया है. इसको भी मैंने 1 ml लिया है. ठीक है ना. इसका मतलब ये है कि आपके 1 लीटर के सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ HCl है. ठीक है ना. इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ CH3COOH. ठीक है ना. तो ये एक कंसंट्रेशन बताने का तरीका है. मान लो तो दोनों की सेम कंसंट्रेशन ले ली हमने, कंसंट्रेशन ले ली. जब मैंने इसको पानी में वाटर में मिलाया था, वाटर में मिलाया, मतलब 1 लीटर वाटर में मिलाया HCl को, तो जो डिसोसिएशन हुआ H प्लस और Cl माइनस का. ठीक है ना. और जो डिसोसिएशन हुआ CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव का. ठीक है ना. ऐसे अलग अलग आयंस टूट जाएंगे. जो डिसोसिएशन है, मतलब द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, इसमें जो है वो लेसर है एज कंपेयर टू दिस. ठीक है ना. क्योंकि ये H प्लस आयन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसमें ज़्यादा हो रहे हैं, इसमें कम हो रहे हैं, इसलिए ये क्या है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एक वीक एसिड है. इसको कहते हैं बेटा डिसोसिएशन. ठीक है ना. पानी में डालने के बाद जिसका डिसोसिएशन जितना ज़्यादा होगा. अब ये डिसोसिएशन यहाँ कम क्यों होता है, उसका रीज़न होता है हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है ना. हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि जैसे मान लो कि इसमें मैंने कितना डाला, इसमें 10 मिलीलीटर्स ये डाला था, इसमें भी 10 मिलीलीटर्स डाला था. तो इसने डिसोसिएट तो पूरे 10 मिलीलीटर्स को करने की कोशिश करी होगी, लेकिन कितना मिलीलीटर्स हुआ, मान लो 9 मिलीलीटर्स ये डिसोसिएट हुआ. और इसने भी करने की कोशिश करी होगी, ये भी 9 मिलीलीटर डिसोसिएट हुआ. लेकिन क्या हुआ, जब 9 मिलीलीटर जो डिसोसिएट हुए थे, जो ऐसे आयंस थे, उसमें क्या हुआ, एक हाइड्रोजन बॉन्ड के इंट्रैक्शन की वजह से जितने डिसोसिएट होने थे उतने तो डिसोसिएट हुए नहीं. ये कितने हुए डिसोसिएट, सिर्फ और सिर्फ 7 ml तक डिसोसिएट हुए. जो 2 ml कम हो गया, उसकी वजह से H प्लस आयन जो प्रोड्यूस होने थे वो कम हो गए. जितने कम H प्लस आयन्स होंगे, उसकी स्ट्रॉन्गनेस उतनी कम हो जाएगी. दैट मीन्स वो वीक हो जाएगा. उसका pH किस लेवल पे आएगा, उसका pH आएगा 3 से 6 के बीच में. ठीक है ना. और इसमें pH कितना आएगा आपका बेटा, 0 से 2 के बीच में. ठीक है ना. इसके बीच में आपका क्या आएगा बेटा, pH आएगा. ये बात आपको समझ में आई बेटा. जो लास्ट टाइम प्रॉब्लम हो रही थी वो बात आपको अब समझ में आ गई बेटा, कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में फ़र्क क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में फ़र्क क्या है. ठीक है ना. तो इसमें आता है, इसमें आपका क्या आता है, एक जो आपके पेट में बनता है बेटा, गैस्ट्रिक जूस होता है जो. ठीक है ना. उसका pH कितना होता है, लगभग 1 होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH कितना होता है, लगभग 1 होता है. ठीक है ना. प्योर वाटर का कैसा होता है बेटा, pH 7. प्योर वाटर का pH क्या होता है बेटा, प्योर वाटर का pH होता है 7. और ब्लड का होता है 7.6. ठीक है ना. ये कुछ pH है जो आपको पता होने चाहिए. कि हाँ भाई, इसका pH इतना होता है. मिल्क और बेसिस में जाएंगे तो बेसिस का भी सेम वही हिसाब है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. ऐसा ही होगा जब इसको पानी में डालेंगे. मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाला तो Na प्लस और OH नेगेटिव आयंस बने. इसका डिसोसिएशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा. इसके कंपैरिजन में इसका जो होगा, मान लो CH3OH ले लिया आपने. ठीक है ना.
अगर आप पानी में डालते हो और सोचते हो कि ये बनेगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो जो यहाँ पर डिसोसिएशन हुआ वो लो होगा। डिसोसिएशन इज लो इन वाटर, ठीक है ना, इसका डिसोसिएशन कम होगा, इसका डिसोसिएशन ये होगा। सिमिलर केस हुआ OH अगर नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है, कुछ जो है कम है, इसलिए ये क्या है बेटा, वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। जितना बेस स्ट्रॉन्ग होता है उतना नंबर ज़्यादा होता है पीएच में। इसका पीएच लगभग लगभग कितना होगा, 14 के अराउंड होगा, और इसका पीएच कितना होगा, लगभग लगभग 10 के अराउंड होगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आई बेटा। तो ये था स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस एंड वीक, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस एंड वीक एसिड, ठीक है ना, वीक बेस एंड वीक एसिड। बाकी मैंने आपको लिखवा रखा है क्लास में, ऑलरेडी पिछली क्लास में लिखवा दिया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं और वीक एसिड कौन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं बेटा, जो भी हमारे नेचुरल एसिड होते हैं, जो मेरे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, वैसा वीक होते हैं, और जो मेरे इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है ना। ऐसे जितने भी मेटल एसिड्स मेटल बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और जो ऐसे नॉन मेटल बेसिस होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, वीक बेस होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, वीक बेस होते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया ना बेटा, समझ में आ गया। तो सोप्स अच्छे एग्जाम्पल है वीक बेसिस के, सोप सॉल्यूशन एक अच्छा एग्जाम्पल है वीक बेस का, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्गनेस किससे पता चलती है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस से, कितना आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं पानी में डालने पे, वो डिपेंड करेगा आपके कि कितना स्ट्रॉन्ग है आपका एसिड या फिर बेस, ठीक है ना। तो मैंने ये वाला पार्ट आपका रिपीट कर दिया क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे को परेशानी थी, ठीक है ना। ऐसे ही अगर कोई मेरे को बोलेगा कि सर ये वाला पार्ट मुझे समझ नहीं आया, तो मैं उसको रिपीट कर दूंगा क्लास में, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से समझा के, क्या पता उस स्टाइल से समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब हमें क्या देखना है बेटा, अब हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है जब वो अलग अलग चीज़ों के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है ना। जब वो अलग अलग चीज़ों के साथ रिएक्ट करती है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ये देखेंगे, ठीक है ना। देखते हैं, सबसे पहला प्रॉपर्टी हम देखेंगे व्हेन एसिड्स की, ठीक है ना, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद वॉट, ठीक है ना। एसिड को जैसे ही मैं वाटर से रिएक्ट कराऊंगा तो क्या होगा, ठीक है ना, क्या होगा। तो इसके लिए एक एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है ना, इसके लिए एक एक्टिविटी देखते हैं। सर एसिड रिएक्ट विद वाटर नहीं, मेटल नॉट वाटर, ठीक है ना। वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, सिर्फ जो पिछला काम हुआ था वही डिसोसिएशन हो जाएगा, दोनों का दोनों अलग अलग, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, एसिड रिएक्ट विद मेटल के साथ रिएक्ट करने में क्या करें, तो एक्टिविटी देखेंगे 2.3। फिर 2.3 एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक अपरेटस लेना है, जैसे आपकी फिगर दे रखी है फिगर 2.1 में, ठीक है ना। उसमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है बेटा, 5 ml डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। डाइल्यूट मीन्स हमें H2SO4 लेना है, H2SO4 लेना है और डाइल्यूटेड फॉर्म में लेना है। अच्छा, क्यों लेना है बेटा, डाइल्यूटेड फॉर्म में क्यों लेना है, क्यों लेना है क्योंकि जो कंसनट्रेटेड एसिड होगा ना बेटा, वो जो है वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है, ठीक है ना। उसमें से अगर कुछ भी पार्ट आपके हाथ में या कहीं पे गिर गया तो दैट विल क्रिएट बर्न्स, आप जल जाओगे, ठीक है ना। तो इसको क्या लेना है बेटा, डाइल्यूट लेना है। जब भी हम टेस्टिंग करते हैं हम लोग डाइल्यूट ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना, उसमें पानी मिला लेते हैं, ठीक है ना। एक टेस्ट ट्यूब में रखा और उसमें क्या डाला, कुछ पीसेस डाले जिंक ग्रेन्यूल्स के। तो एक मैंने टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है ना, और इसमें क्या डाला बेटा, जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए, ठीक है ना। इसमें क्या क्या है बेटा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और ये क्या बेटा, जिंक है, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना।
तो जब मैंने ऐसा किया और ऊपर क्या करा है, कॉर्क लगा दी, यहाँ पर एक कॉर्क लगा दी, ठीक है ना, जिसके बीच में से एक पाइप निकाल रखी है, ठीक है ना, ये पाइप है मान लेते हो, पाइप में लेते हैं, ठीक है ना, और इस पाइप को इन्होंने क्या किया है, सोप सॉल्यूशन में डुबा दिया है। दिस इज अ सोप सॉल्यूशन, ठीक है ना। इतना काम करना है। तो आपको क्या करना है, एक तो आपको लेना है, एक तो आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें H2SO4 डालना है, उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डालना है, ऊपर से एक आप कॉर्क लगा दोगे। ये कॉर्क क्या करेगी, इसे बंद कर देगी, इसकी हवा कहीं नहीं जाने देगी। और ये जो आपकी पाइप निकल रही है, ये ब्लैक कलर की पाइप है, ठीक है ना बेटा, ये पाइप है, ये पाइप जो है सीधा आपका कहाँ जा रही है, सोप सोल्यूशन के अंदर जा रही है। अब ये क्यों डाला है सोप सोल्यूशन में, इसको भी मैं बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी ये एपरेटस के बारे में सोचते हैं कि क्या हुआ। ये समझ में आएगा आपको जब ये एक्टिविटी खत्म हो जाएगी कि मैंने यहाँ पर सोप सोल्यूशन क्यों लिया, ठीक है ना। तो जैसे हमने जिंक ग्रेन्यूल्स डाले तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बनने शुरू हो जाएंगे बेटा, बबल्स, ठीक है ना। जो ये बबल्स बने बेटा, वो किस चीज़ के थे, ये सोचना है हमें। देखो यहाँ बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। जो बबल्स हैं वो निकलेंगे ऐसे, इसमें से बाहर निकलेंगे और यहाँ गैस इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है ना। और एक गैस इस पाइप के थ्रू यहाँ जाएगी, ठीक है ना, यहाँ जाएगी। और जब ये गैस यहाँ पर जाएगी और यहाँ से ऊपर यहाँ पर जाएगी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, बबल्स निकल के बाहर आएंगे, ठीक है ना। ऐसे बबल्स निकल के बाहर आएंगे, ठीक है ना। तो ये जो गैस आ रही है, ये कौन सी आ रही है, बस हमें ये देखना है, ठीक है ना। तो क्या हो रही थी, रिएक्शन देखेंगे, जिंक डालेंगे, ठीक है ना। क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, ZnSO4, ठीक है ना। इसको मिक्स होने के बाद क्या बना, एक हमारे पास सॉल्ट बन गया ZnSO4, और एक गैस रिलीज हो गई, जिस गैस का नाम क्या था बेटा, H2। तो यानी कि ये जो ब्लू कलर की गैस दिख रही है, ये क्या है बेटा, दिस इज द H2 गैस। H2 गैस की खासियत क्या होती है बेटा, H2 गैस इट इज हाईली फ्लेमेबल। जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपने H2 गैस जहाँ पर कहीं बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है और गलती से आपने वहाँ पर क्या कर दी, थोड़ी सी आग लगा दी, तो वहाँ ब्लास्ट होगा। क्या होगा बेटा, वहाँ पर ब्लास्ट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल गैस होती है। तो क्या करते हो आप क्या करते हो, ये जो गैस, तो इस सोप सॉल्यूशन से क्यों पास कराया मैंने, सोप सॉल्यूशन में क्या पास कराया मैंने, सोप सॉल्यूशन में अगर मैं इस गैस को डाल रहा हूँ, तो ये एक्चुअली H2 जो है सोप सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि मान लो ये क्योंकि सोप सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है, और बेस से H2 रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है ना, बेस में H2 रिएक्ट नहीं करती है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर जो ये गैस थी, ये गैस इसके थ्रू जब निकल रही है तो क्या स्लो निकलेगी, ठीक है ना। यहाँ पर पहले पूरा फैल जाएगी, फिर हल्के हल्के करके बाहर निकलेगी। क्योंकि अगर ये एक साथ बाहर निकलेगी और आपने यहाँ पर अगर टेस्ट करने के लिए इसको H2 गैस को टेस्ट करने के लिए अपना टेस्टिंग मटेरियल यूज़ करा, जो आप टेस्टिंग करोगे कैसे करोगे, आप एक कैंडल लेके जाओगे जली हुई, इसके यहाँ पर लेके जाओगे, तो ये फट से कैंडल को ये आवाज़ आएगी, पॉप की आवाज़ आएगी इसमें, और कैंडल बुझ जाएगी आपकी, ठीक है ना। क्योंकि ये जब आपका H2 गैस जलती है, जब आपकी अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल आप जलाओगे H2 का, तो कैसे वो अब उतना तो इफेक्ट नहीं कर पाएगा बॉम्ब की तरह, लेकिन वो हल्की सी आवाज़ करेगा पॉप, और जैसे ही वो आवाज़ धमाका होगा उस जगह पर, तो क्या होगा, आपकी जो कैंडल है वो बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट निकालते हैं और डायरेक्ट इसके आगे क्या लगा देते हैं, अपने क्या कहते हैं, कैंडल को लगाते हैं, तो इस पाइप के अंदर की सारी गैस जलती जाती है, और यहाँ तक कि सारी गैस एक साथ जल जाती है, और हो सकता है इस गैस जलने में पूरे में क्या होता है बेटा, ब्लास्ट हो जाता, ठीक है ना। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ऐसे सोप सॉल्यूशन के थ्रू इसको निकाला है, ठीक है ना। समझ में आया बेटा ये। तो बर्निंग जलती हुई कैंडल जब आप इसके पास लेके जाओगे तो क्या होगा, एक पॉप की साउंड आएगी, और वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर वो बुझती जाएगी। तो क्या होगा, जितने जैसे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल वहाँ आपकी कैंडल्स के पास आते जाएंगे और वो फटते जाएंगे पॉप की आवाज़ के साथ, ऐसा होगा, ठीक है ना। तो जो ये काम हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया है, अगर मैं इसको एसिटिक एसिड के साथ करूँ,
ठीक है ना, या फिर HCl के साथ करूँ, ठीक है ना, या HNO3 के साथ करूँ, ठीक है ना, किसी भी एसिड के साथ करूँ, ये रिएक्शन क्या सेम आएगी? चेक करते हैं, ठीक है ना, चेक करते हैं, देखते हैं बेटा। CH3COOH प्लस Zn gives CH3COOZn plus H2. HCl plus Zn give ZnCl2 plus H2, ठीक है ना। और देखते हैं बेटा, और क्या है आपके पास? HNO3 प्लस Zn gives ZnNO3 whole twice प्लस H2, ठीक है ना, ठीक है ना। तो सबके साथ ऐसी ही रिएक्शन हुई और सब में क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो इससे इन रिएक्शन से मैं एक कंक्लूजन पे आ गया। क्या कंक्लूजन आया बेटा मेरा? कंक्लूजन लिखूंगा, whenever acids react with metals, ठीक है ना, whenever acid reacts with metals क्या बनता है बेटा? मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है ना, मेटल सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है ना। तो ये मेरा एक कंक्लूजन आ गया इस एक्टिविटी के बाद, ठीक है ना। ऐसी एक्टिविटी जैसे जैसे मैंने रिपीट करी हमेशा ऐसा होता रहा। तो सोप सॉल्यूशन अगर किसी ने पूछा कि क्यों डाला गया है यहाँ पे, तो आप बता दोगे ना, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है? हाईली फ्लेमेबल होती है, ठीक है ना। और अगर हम डायरेक्ट लगाएंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा बेटा? वहाँ ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ? तो ये तो एसिड्स के साथ हुआ, लेकिन अगर मैं बेस को कराऊंगा तो क्या होगा? ठीक है ना, बेस को कराएंगे क्या करेंगे? तो अब क्या करेंगे? तो लेते हैं, क्या लेते हैं टेस्ट ट्यूब में? क्या लेते हैं बेटा? NaOH ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? NaOH ले लेते हैं। और अब क्या करेंगे? उसमें क्या करेंगे? जिंक के ग्रेन्यूल्स डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने क्या किया, एक बेस ले लिया। बेस क्या है बेटा? NaOH। और फिर क्या किया मैंने यहाँ पर? यहाँ पर जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले। क्या होगा बेटा? क्या होगा? कोई रिएक्शन होगी बेटा ऐसे में? नहीं, ऐसे में कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जिंक जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम से नीचे आता है, तो इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या होगा बेटा? जब आप यहाँ पर क्या करोगे? इसको हीट अप करोगे तो एक एनर्जी मिलेगी, एक एनर्जी मिलेगी जो कि सोडियम को यहाँ से रिएक्ट कराने की कोशिश करेगी जिंक के साथ। तो जब भी आप ऐसा करोगे तो क्या बनेगा बेटा? Na2ZnO2, ठीक है ना। सोडियम जिंकेट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं बेटा? सोडियम जिंकेट, ठीक है ना, इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट। और इसके साथ क्या होगा? H2 गैस रिलीज होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसको गर्म करना है, ठीक है ना। पहले जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले, ऊपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, उसके बाद उसको हीटअप किया तो मेरे को कुछ ऐसा मिला, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन गैस इसमें भी बन रही है, ठीक है ना। लेकिन ऐसी रिएक्शंस हर एक मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है कि हर एक मेटल ऐसे रिएक्ट कर जाएगा बेस के साथ। तो इसको मैं एज अ जनरल इक्वेशन नहीं लिखूंगा, लेकिन कुछ रिएक्शंस हैं जो ऐसे हो जाती हैं। इनको हमने करके देखा तो वो हुई जब वहाँ पर हीट हमने प्रोवाइड कराई, लेकिन हर समय पे ऐसी रिएक्शंस नहीं होती। तो सिर्फ एसिड्स का ही ऐसा कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बोलता है बेटा? मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। नेक्स्ट इज हाउ डू मेटल्स कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। ये देखना है आपको,
ठीक है ना। अगला टॉपिक क्या है, अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में यही पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे रिएक्ट करती है, ठीक है ना, कैसे कैसे रिएक्ट करती है। बेटा ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पहले तो हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता क्या है ये देखना है बेटा। हाँ, ये होता क्या है देखते हैं क्या होता है। मेटल कार्बोनेट किसे कहते हैं बेटा? कोई भी मेटल हो, जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट की बात करो तो CaCO3, दैट मीन्स अगर CO3 किसी मेटल के साथ लगा होगा तो वो मेटल कार्बोनेट होगा। जैसे Na2CO3, क्यों बेटा? CO3 का क्या है बेटा? CO3 इज 2 नेगेटिव। CO3 क्या है बेटा? 2 नेगेटिव है। तो ये समझ में आ रहा होगा 2 नेगेटिव है इसलिए CaCO3 हो रहा है और Na2CO3 हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि मेटल के साथ CO3 लगा हुआ है तो क्या होगा बेटा? मेटल कार्बोनेट, ठीक है ना। मेटल के साथ CO3 लगा है तो क्या है वो? मेटल कार्बोनेट। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? मेटल के साथ HCO3 लगा है तो वो क्या हो जाएगा? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये किसका बनेगा? ज़्यादातर बनेगा ये NaHCO3 का बनेगा, ठीक है ना। NaHCO3 आपको मिलता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ बन सकता है? सिर्फ और सिर्फ उसके साथ जिसकी वैलेंसी 1 हो। देखो HCO3 कितना है बेटा? -1 है और Na+1 है, ठीक है ना। तो अगर आप इसके साथ कैल्शियम का बनाने की कोशिश करो तो क्या बनेगा? CaHCO3 होल ट्वाइस बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है इसलिए CaCO3 बनता है। CaHCO3 अभी ऐसे आराम से नहीं बनता है, ठीक है ना। CaHCO आराम से नहीं बनता है, इसके लिए अलग रिएक्शन करानी पड़ती है क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना। तो ये दिस इज़ द हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये मेटल कार्बोनेट, ठीक है ना। तो देखेंगे अभी हम कैसे कैसे बनते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? फिर से एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी कौन सी है बेटा? एक्टिविटी 2.5 देखेंगे, ठीक है ना। एक्टिविटी समझने के लिए क्या करेंगे? एक्टिविटी 2.5 करेंगे, ठीक है। क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसमें A मार्क लगा देना है, ठीक है ना। दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब ली, एक को A लिख दिया, एक को B लिख दिया, ठीक है ना। एक में डाला 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, यानी कि Na2CO3 डाल दिया, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब A में। और टेस्ट ट्यूब B में डाला NaHCO3। दो मेरे पास टेस्ट ट्यूब थी, ठीक है ना। ये टेस्ट ट्यूब थी A और ये टेस्ट ट्यूब थी B। दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब थी, दोनों मैंने एक में ये डाला, एक में ये डाला, ठीक है ना। अब एक टेस्ट ट्यूब में और दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया? ऊपर से क्या डाला बेटा? HCl डाला, ठीक है ना, HCl डाला। तो क्या होगा 2 ml ऑफ HCl, डाइल्यूट HCl दोनों में डाला है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा आपको? यहाँ पर मिलेगा आपको NaCl प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ भी क्या मिलेगा बेटा? NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है ना, ये मिलेगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, इनकी स्टेट बता दूंगा आपको। इनकी स्टेट क्या है बेटा? ये सॉलिड था, ये भी सॉलिड होता है, ठीक है ना। इसका मीडियम एक्वस है, पानी में है ये, ठीक है ना। ये जो मिलेगा ये भी कैसा मिलेगा? एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा, मिक्स हुआ होगा ना, पानी में मिक्स हो जाता है, सॉल्ट मिक्स होकर मिलेगा। पानी कितने होगा? ये लिक्विड में होगा और दिस इज इन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इन गैस, ठीक है ना। तो ये गैस क्या होगी बेटा? ये रिलीज होगी। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? चाहे मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अगर इसमें आप क्या करोगे? कोई एसिड डालोगे, कोई भी एसिड डालोगे, चाहे HCl डालो। अब मैं दूसरे एसिड डाल के भी दिखा सकता हूँ आपको कि मैं H2SO4 डालूंगा तो Na2SO4 बनेगा, साथ में H2O बनेगा और फिर CO2 बनेगा। एसिड डालेंगे तो क्या बनता है बेटा आपका?
एक तो बनेगा आपका यहाँ पर मेटल सॉल्ट, ठीक है ना, प्लस बनेगा आपका वाटर, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पक्का बनेगी, ठीक है ना। ये हमारी रिएक्शन हो गई, जनरल रिएक्शन हो गई, ठीक है ना। कोई भी मेटल कार्बोनेट होगा, चाहे CaCO3 लिख लो, कोई भी कार्बोनेट लिख लो, कोई भी एसिड को मिला लो तो ऐसा ही होगा, ठीक है ना, ऐसा ही होगा। तो ये कैसे बनते हैं, ये कार्बोनेट्स कैसे बनते हैं, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ किसी भी बेस को अगर आप रिएक्ट कराओगे तो ये बनता है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या है, देखो जैसे मान लेते हैं, मैं क्या करता हूँ, CaCO3 लिखता हूँ, इसको मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या कराता हूँ, बर्न कराता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बर्न कराता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बर्न कराता हूँ, तो CaOH को, सॉरी बेटा सॉरी, CaOH को कार्बन डाइऑक्साइड बंद कराता हूँ तो मेरा बनता है CaCO3 प्लस H2O, ठीक है ना। तो ये क्या था बेटा, दिस इज़ लाइम वाटर, ऑलरेडी मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ, दिस इज़ लाइम वाटर। इसमें जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराओगे तो ये आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है ना, जो कि क्या है बेटा, आपका एक कार्बोनेट है, दिस इज द कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए NaOH को कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है ना, ऐसा हमेशा होता है, ठीक है ना। देखो ये वाली रिएक्शन क्या बैलेंस है, देखेंगे ध्यान से, Na2 है, Na1 है, नहीं है बैलेंस ना, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। रिएक्शन को देखते हैं बेटा, देखो बैलेंस कैसे होगी रिएक्शन। यहाँ क्या मैंने लगाया 2, ठीक है ना, Na2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। क्या यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर Cl2 है, नहीं है, तो यहाँ पर 2 लगा लेंगे। तो H2 है, बराबर हो गया। CO3 के बारे में देखो, C कितना है बेटा, C1 है, और O कितना है, 3 है, तो O कितना है बेटा, 2 और +1 3, देखा। तो इसका मतलब अगर कार्बोनेट होगा तो 2 ml डालने पे आपको 2 NaCl मिलेंगे, 2 NaCl के मिलेंगे। और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होगा तो 2 ml डालने पे आपको 2 ml NaCl मिलेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा बैलेंस है, ठीक है ना। क्या है, पूरा का पूरा बैलेंस है, देखेंगे, देखो Na इज़ 1 हेयर, नॉट 2, Na इज़ 1, ठीक है ना, H इज़ 1 and 1 2, H इज़ 2, ठीक है ना, C इज़ 1, O इज़ 3, O इज़ 1 and 2 3, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन पूरी बैलेंस है, ठीक है ना, रिएक्शन बैलेंस होगी ना बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, गुड। तो इस वाली रिएक्शन को भी देख लेंगे, क्या ये बैलेंस है, देखेंगे, CaOH2 यानी कि H भी 2 है, O भी 2 है, और यहाँ 2 4 है, टोटल 4 है, O 2 3 और 1 4 हो गए, H कितने हैं, 2, H2 है, ठीक है ना, यानी कि ये भी क्या है, एक बैलेंस इक्वेशन है। तो अब हमें पता चल गया कि अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप एसिड से रिएक्ट कराओगे तो क्या आएगा आपका, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है ना। और अगर आप क्या करोगे, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि किसी बेस को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मेटल का कार्बोनेट मिलेगा, ठीक है ना। और फिर अगर आप मेटल कार्बोनेट को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे, दैट मीन्स अगर आप क्या करोगे, ये CaCO3 यहाँ से आया, ये जो यहाँ से आपका CaCO3 आया, इसको आप क्या कराओगे, CaCO3 को आप वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी डालोगे, और इसको क्या करोगे, रिएक्ट करने के लिए अलाउ करोगे इसको रिएक्ट करने के लिए, तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा, CaHCO3 बना देगा, ठीक है ना, सिर्फ ये बताएगा, ठीक है ना। दिस इज सॉल्युबल इन वाटर, जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये पानी में मिक्स हो जाता है, ये कार्बोनेट पानी में मिक्स नहीं होता, ये अलग से वाइट प्रेसिपिटेट हमें अलग मिलता है, ठीक है, समझ में आया बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और यहाँ पर बन गया कि अगर आप क्या करोगे कि किसी भी बेस को रिएक्ट कराओगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो उसका कार्बोनेट बनेगा, और उस कार्बोनेट को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाओगे तो क्या बनेगा, वो उसका हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है ना, उसका हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। समझ में आया बेटा। इस रिएक्शन को देखेंगे, रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, देखते हैं।
CO3 दो बार है, यानी कि यहाँ पर C कितने हैं बेटा 1 और 2, ठीक है ना, C भी 2 हो गए। उसके बाद देखेंगे H कितने हैं, H 2 है, H यहाँ भी 2 है, और O कितने बेटा 3 2 5 और 1 6, 3 2 जा 6, तो यानी कि प्रॉपरली बैलेंस है ये रिएक्शन, ठीक है। दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। तो CHCO3 इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। तो ये रिएक्शंस थी हमारी, कैसी रिएक्शन थी, मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ। मतलब एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ठीक है ना, तो क्या बनाते हैं, और जो मेरे कार्बोनेट होते हैं वो बनते कैसे, ठीक है ना, मेरे कार्बोनेट होते हैं वो बनते कैसे। तो क्या करूँगा, अगर मैं मान लो कि मैंने जब ये वाली रिएक्शन कराई थी, इस रिएक्शन के बाद मैं कंटेनर को बंद रखूँगा तो ये वाली रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ने ऑलरेडी डाली थी इसमें, जो रिएक्ट हो गए CaCO3 बन गई और इसमें H2O मिल गया। अब आपके पास ये दोनों तो हैं ही, आपको बस CO2 एक्स्ट्रा पास करानी है, तो इसमें CO2 और पास करा दोगे तो क्या होगा, CHCO3 बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये तो थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स अप टिल नाउ। अभी हमें 2-3 प्रॉपर्टीज़ और पढ़नी है कि वो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होकर कैसे करते हैं, और एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, कि मेटल ऑक्साइड के साथ या फिर एसिड बेसिस के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो कैसा रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, ठीक है ना, ये देख लेंगे हम, एसिड और बेस सबकी रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है ना। तो इतना करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो आज के लिए, आज की क्लास के लिए इट्स इनफ, ठीक है ना। आपको करना क्या है, व्हाट इज़ योर असाइनमेंट इज, ये असाइनमेंट मैं आपको असाइनमेंट जो दूंगा वो किस पे दूंगा बेटा, गूगल क्लासरूम पे दूंगा, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी आपको 2-3 बार मैसेज कर दिया कि आपको क्लास ज्वाइन करनी है। तो 10th A वाले बच्चे 10th A की क्लास ज्वाइन करेंगे, और 10th B वाले 10th B की क्लास ज्वाइन करेंगे, जो मैंने अलग अलग क्लास बनाएंगे। और हर क्लास में मैंने क्या किया है, आपका असाइनमेंट जो है वहाँ पर दिया है, ठीक है ना। जो असाइनमेंट लिखा होगा वहाँ, जो असाइनमेंट लिखा होगा वो आपको करना है। मैं अभी आपको बता देता हूँ असाइनमेंट क्या। आपका असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप क्या करोगे, आप इसको करोगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में लिखोगे और मुझे भेजोगे, ठीक है ना। अप टिल नाउ ये वाला जो काम मैं आपको लिखवाता हूँ ये आपकी कॉपी में होना चाहिए, और ये 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके करे होने चाहिए, ठीक है ना। ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस जरूर करूँगा, जब मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दूंगा उसके बाद में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस जरूर करेंगे जो मैंने आपको बोले हैं करने के लिए, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चंस हम डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है ना। चलो, थैंक यू गाइस। तो आप अपना काम पूरा करके मेरे को गूगल क्लासरूम में ज़रूर भेजेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।